हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आज परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 8 है। ये बेसिकली 7th वाला चैप्टर हमने अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर है खनिज वाला। उसे हम तब कवर कर लेंगे जब हम परिवहन तंत्र पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने कहा था, हम आपको ये PDF जो हैं वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और बिना किसी टाइम को जाया करते हुए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो है कि उत्तराखंड का मिट्टी है। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कितनी टाइप की मिट्टी मिलती है, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है सर। तो देखते हैं यहाँ पे पहले मिट्टी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसे कवर करते हैं। तो उत्तराखंड की मृदा किस प्रकार की है? तो मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की है? ये है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है। और जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें चूना व फास्फोरस की कमी होती है और जीवांश की अधिकता पाई जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि जीवांश की इसमें अधिकता होती है और चूना और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। उसके बात करें तो टाइप्स अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पर तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी राज्य के दक्षिणी भाग में, जो कि दक्षिणी भाग है हमारा देहरादून से उधम सिंह नगर, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। तराई क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और ये सबसे सूटेबल होती है गन्ने व धान की फसल के लिए। तो आपने देखा भी होगा देहरादून में भी धान की खेती अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और जो काशीपुर वाला एरिया है, रुद्रपुर वाला एरिया है, पंतनगर वाला एरिया है, वहाँ पे ये तराई वाली मिट्टी में धान की खूब अच्छी खासी खेती होती है। काशीपुर को इवन धान का कटोरा भी कहा जाता है। भाबर दूसरी मिट्टी है, भाबर मिट्टी। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है तराई के उत्तर में व शिवालिक के दक्षिण में। तो जो तराई सबसे लास्ट में अगर हम यूपी बॉर्डर देखें तो इससे जो लगती है वो लगती है हमारी तराई वाली भूमि। और इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, ये वाला एरिया, तो ये है हमारा भाबर का, और यहाँ से हमारी शिवालिक पर्वत श्रेणी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाबर की मृदा जो है वो कहाँ पर मिलती है। तो जो भाबर की मिट्टी है उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, मोटे बालों से ये निर्मित होती है। तो ये भाबर की जो मिट्टी है ये बनती कैसे है? बेसिकली ये बनती है बांगर और खादर से, और कंकड़ पत्थर जो नदी अपने साथ बहा के लाती है उससे ये निर्मित होती है और कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। और यहाँ पर खेती थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, भले अब लोग करते हैं, पर खेती के लिए ये ज़मीन अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करें जो हमारा थर्ड टाइप, ये है टर्शियरी मिट्टी। ये मिलती कहाँ है? ये मिलती है शिवालिक की पहाड़ियों में व दून की घाटियों में। तो अब हम कहाँ पे चले गए? अगर हम यूपी बॉर्डर से शुरू कर रहे थे तो ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी सबसे पहले तराई, फिर भाबर, और ये शिवालिक की पहाड़ियों में टर्शियरी मिट्टी मिलेगी। ठीक है। वनस्पति व जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है, जैव पदार्थों की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। फोर्थ है हमारा क्वार्ट्ज मिट्टी, और ये स्पेसिफिकली मिलती है भीमताल नैनीताल वाले क्षेत्र में, और ये मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है, सुटेबल नहीं होती कृषि के लिए। ज्वालामुखी मिट्टी की बात करें तो ये भी मिलती है भीमताल में। ठीक है। और ये बनती कब है? ये बनती है आग्नेय चट्टानों के टूटने से हमारी ज्वालामुखी मिट्टी बनती है। आग्नेय चट्टानें जब टूटती हैं तो ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण होता है, और ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए। दोमट मिट्टी की बात करें तो ये होती है शिवालिक पहाड़ियों के नीचे वाले ढाल पर, और हल्का इसमें क्या होता है? सॉफ्टनेस होती है, चिकनापन होता है। ठीक है। ये हमारी दोमट मिट्टी होती है। उसके बाद है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? ये पहाड़ों की ढालों पर या पर्वतों के किनारे मिलती है और असंगठित। ठीक है। तो लाल मिट्टी असंगठित इसे इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही बारिश होती है तो ये मिट्टी क्या होती है? एकदम से बहने लग जाती है। तो लाल मिट्टी का अपने आपस में क्या नहीं होता? अच्छी पकड़ नहीं होती इस मिट्टी की। तो हल्की सी भी बारिश से भी ये दरकने लग जाती है। तो पहाड़ों की ढालों या पर्वतों पे, तो भूस्खलन वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये था मिट्टी का प्रकार, जो कि क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें भूमि बंदोबस्त की, तो यहाँ पर कुछ भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ठीक है। और कुल कितने बंदोबस्त हुए हैं अगर ये पूछ लिया जाए हमसे, तो आज तक यहाँ पे 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आज तक 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। अगर बात करें पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो ये हुआ था 1815 से 1816 में। तो मतलब जैसे ही गढ़वाल पे और कुमाऊं पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज करना शुरू करा, तो उन्होंने यहाँ पे तभी भूमि बंदोबस्त शुरू करवा दिया था।
अगर बात करें कुमाऊं की, तो कुमाऊं में गार्डनर करवाते हैं ये 1815 में, और गढ़वाल में ट्रेल के द्वारा होता है भूमि बंदोबस्त, पहला भूमि बंदोबस्त 1816 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद 1815 और 16 हो गया, इसके बाद बाकी जो भूमि बंदोबस्त इसके बाद 7 और हुए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है 9वां बंदोबस्त, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1863 से लेकर 1873 तक। और इसे किसने कराया था? इसे करवाया था जी.ई. विकेट के द्वारा। तो इसे जी.ई. विकेट के द्वारा कराए जाने के कारण ही इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि विकेट बंदोबस्त किसने, या मतलब कब, कौन से ईयर में हुआ था। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार क्या हुआ था, विकेट के द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया गया था। तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भूमि का यहाँ पे वर्गीकरण होता है, और इस भूमि को 5 भागों में बांट दिया जाता है। हुआ कब था? ये हुआ था 1863 से लेकर 1873 तक, ठीक है। और उसी टाइम पे पहली बारी जो भूमि का सटीक लेखा जोखा भी यहाँ पर रखना शुरू किया गया था, ठीक है। वहाँ पे खाता खतौनी जो होती है वो यहाँ पर उपलब्ध करानी शुरू कर दी थी इसी बंदोबस्त में। तो ये जो 5 प्रकार की भूमि में इसने बांटा था वैज्ञानिक आधार पर, ये कौन कौन सी भूमि थी? ये भूमि थी तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ दोयम और इजराइन व कंटिल। ये 5 टाइप की भूमियाँ वहाँ पे बांट दिया था। फर्स्ट जो 9वां हमारा क्या हुआ था, भूमि बंदोबस्त, और फर्स्ट वैज्ञानिक पद्धति द्वारा था ये, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इनके टाइप को अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब होता है? ये होता है 1928 में, और सिर्फ ये गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, कुमाऊं क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में, सिर्फ गढ़वाल में। यहाँ 11वां भूमि बंदोबस्त था, यह भूमि 11वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। राज्य में अब तक कुल कितने हो चुके हैं ये मैं बता चुका हूँ, 12 यहाँ पे भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। अगर बात करें कि आज़ादी के बाद कितने हो चुके हैं, तो आज़ादी के बाद हुए हैं अभी सिर्फ 1, और ये कब हुआ है? ये हुआ है 1960 से लेकर 1964 तक। तो ये हमें ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि जो ये 1960 में से लेकर 64 तक आज़ादी के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, इसके ये था हमारा बेसिकली 12वां, जो कि अंतिम था। और इसमें क्या किया था, 3/1/8 एकड़ तक की जो भूमियाँ थी इनको मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था सरकार ने। तो जो यहाँ पे 90% तक किसान थे उनको टैक्स लगना बंद हो गया था, भू राजस्व यहाँ पे समाप्त हो गया था एक तरीके से। इसके बाद ही यहाँ पर प्लान की समस्या शुरू होती है, क्योंकि लोग जब तक टैक्स देते थे अपनी ज़मीन के बदले तो उनको मजबूरन वहाँ पे खेती करनी पड़ती थी। उसके बाद यहाँ पे प्लान होना शुरू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। तो जो मैदानी क्षेत्र में है वो, अगर हम वहाँ पे भूमि के विभाजन की बात करें तो वहाँ पे जो भूमि का विभाजन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो वहाँ पे मिट्टी के टाइप से। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है, मिट्टी के प्रकार को देखकर भूमि का विभाजन किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के प्रकार से। और अगर हम यही बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है सिंचाई व्यवस्था देख के, ठीक है, कि अगर यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है तो उसे बोलते हैं तलाव भूमि, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उसे बोलते हैं उपराऊ भूमि, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पर्वतीय भागों में मिट्टी को बांटा जाता है। बात करें तलाव भूमि की, तो तलाव भूमि जो होती है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं, तलाव भूमि होती है हमारी, ये पाई जाती है घाटी वाले एरियाओं में, ठीक है, घाटी में पाई जाती है। सिंचाई की यहाँ पर भरपूर व्यवस्था होती है तलाव वाले क्षेत्रों में। उसके बाद अगर बात करें ये उपजाऊ कितनी होती है, तो जो उपराऊ भूमि है इससे 3 गुना, 3 टाइम्स ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। अगर बात करें उपराऊ भूमि की, तो उपराऊ भूमि भी 2 टाइप में, यहाँ पे इसके 2 टाइप हैं। एक है उपराऊ दोयम, ठीक है, और पहला इसका टाइप है उपराऊ अव्वल, ठीक है सर। तो उपराऊ दोयम और उपराऊ अव्वल इसके 2 टाइप हैं उपराऊ के। तो ये भूमि कौन सी होती है, उपराऊ भूमि जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ पे सिंचाई नॉट पॉसिबल। तो अब जो उपराऊ अव्वल होती है वो क्या होती है, उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है, उपराऊ दोयम से। और जो उपराऊ दोयम होती है वो इस इजराइन से 2 गुना अच्छी होती है, ठीक है, 2 टाइम्स अच्छी होती है इजराइन से, जो उपराऊ दोयम है। उसके बाद अगर बात करें इजराइन भूमि की, तो इजराइन भूमि बेसिकली वो होती है जो भूमि अपरिपक्व हो या पथरीली हो। इसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होती है घर्या, एक होती है बुण्या और एक होती है बिचला।
ठीक है। तो जो खर्या भूमि होती है वो घर के समीप लगने वाली होती है। जो बुणिया होती है, बुणिया मतलब जंगल, तो जंगल के समीप जो भूमि होती है वो, और एक होती है बिचला, तो जो बीच की, न जंगल के पास, न जंगल के से लगी हुई, न घर से लगी हुई, तो जो बीच में है वो बिचला, बीच की। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे खेती के प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। खेती के प्रकार बेसिकली 3 टाइप से यहाँ पे खेती की जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खेती के प्रकार। ओके बॉस, तो 3 टाइप से खेती की जाती है यहाँ पे। एक होती है समोच्च खेती, एक होती है आपकी सीढ़ीदार खेती, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होती है आपकी झूमिंग खेती। ठीक है। तो जो समोच्च खेती है इसे ही कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। इसका ही दूसरा नाम क्या है? कंटूर फार्मिंग है, कंटूर फार्मिंग। ओके सर। और ये कहाँ पर की जाती है? ढाल की एक ही ऊंचाई पर 2 अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कंटूर कहा जाता है। जैसे ये पहाड़ है, तो इस ढाल को अगर हम यहाँ मिलाएं तो ये कंटूर रेखा हो गई। तो ऐसे एरियाओं पर जहाँ पर ढालों पर ये खेती की जाए उसको क्या कहा जाता है? कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो होती है सीढ़ीदार, तो सीढ़ीदार तो मैक्सिमम हमने देखा ही है पहाड़ों में, जो ढलान वाली भूमि होती है उन पर क्या किया जाता है? सीढ़ी नुमा खेत बना के छोटे छोटे उन पर खेती की जाती है। और जो ढाल होती है वो मैक्सिमम कितने प्रतिशत तक हो सकती है? ये हो सकती है 15%। स्लोप हमारा 15% से अधिक का नहीं होना चाहिए। झूमिंग खेती की बात करें तो ये आदिम जातियों के द्वारा की जाती है, और ये होती ऐसी है कि जैसे कुछ लोगों ने, आदिम जातियों ने एक जगह पर आए, वहाँ की झाड़ियाँ साफ करी और फिर वहाँ पे कुछ दिन इन्होंने खेती करी, फिर खेती जैसे ही फसल काटी फिर वहाँ से चले गए दूसरी जगह। तो ये जगह बदलते रहते हैं और इस प्रकार की खेती करते रहते हैं। तो ये सीढ़ीदार खेती यहाँ पे कवर किया हुआ है। अधिक ढालू भूमि पर की जाती है, ढलान वाली भूमि पर की जाती है। एंड स्लोप शुड नॉट मोर देन 50%। स्थानांतरण खेती मैं बता चुका हूँ, जिसे झूमिंग खेती कहते हैं। करते कैसे हैं? आदिम जातियाँ करती हैं इसे बेसिकली। और होता यह है कि ये लोग एक जगह पर आए, यहाँ की इन्होंने झाड़ी वाड़ियाँ काटी, वहाँ पे फसल उगाई, और जैसे ही फसल उगी या फसल पक गई उसे काट के फिर ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। फसल उत्पादन की बात करें कि यहाँ पे उत्तराखंड में कौन कौन से फसल उत्पादन होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही ऋतुओं में फसल उगाए जाते हैं। 2 टाइप की फसल होती हैं। जायद को यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट देखा नहीं जाता। अगर बात करें रबी की, तो रबी की फसल की बुआई कब होती है? ये होती है शीतकाल में, अक्टूबर से नवंबर तक, और कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल में। तो आजकल जो फसल चल रही है वो खेतों में बोई हुई है, वो रबी की फसल है बेसिकली। कौन कौन सी फसल इसमें आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, ये यहाँ पर आती हैं। उसके बाद अगर बात करें सेकंड जो है हमारा खरीफ की फसल, तो इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई की जाती है मई से लेकर जुलाई तक, और कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर तक। तो धान खरीफ की मुख्य फसल होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कौन कौन सी मुख्य फसल है? चावल है, मंडुआ है, मक्का, झंगोरा, तिल, उड़द, मूंग, बाजरा, राजमा, चुलाई और कौड़ी। राज्य की अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसल है यहाँ पर गेहूँ। ठीक है। तो गेहूँ यहाँ के 33% एरिया पे, अगर हम कुल जितनी खेती होती है उसको 100% माने तो उसके 33% पर तो गेहूं ही उगता है। उसके बाद 21.6% पर हमारा क्या उगता है? चावल। और नेक्स्ट अगर हमारा तृतीय की बात की जाए तो वो है गन्ना, और ये उगता है 6% भाग पर। तो सर्वाधिक गन्ना अगर कोई उत्पादन करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है। मंडवा, कोदा जो है वो पर्वतीय भागों में इसकी खेती की जाती है। तो मंडवा आपको पता होगा, आप अगर हिल एरिया से हैं तो मंडवा वहाँ पे पर्वतीय भागों में ही सिर्फ ये उगता है। जापान को निर्यात किया जाता है। तो जो यहाँ का मंडवा है इसे जापान को निर्यात किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? जौ, मक्का, सरसों और दाल हैं। तो जौ का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। उसके बाद टिहरी में होता है, पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है। अगर दालों की बात करें तो दालें हैं वो 70% कुमाऊं एरिया में उगाई जाती हैं, और बाकी 30% गढ़वाल एरिया में। तो उसके बाद अगर बात करें मक्का की, तो मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है देहरादून में। और अगर मुख्य सब्जी की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्य सब्जी कौन सी है, तो ये है आलू। तो यहाँ की मुख्य सब्जी आलू है। उसके बाद बात करें औषधीय एवं अन्य फसलें, तो यहाँ पे सबसे पहले 1903 में कुमाऊं क्षेत्र से बेलाडोना की खेती होती है, और ये फर्स्ट था जब किसी औषधीय वृक्ष को उगाने की यहाँ पे
परंपरा शुरू हुई। ठीक है, बेलाडोना क्या है, बेसिकली ये औषधीय पौधा है। ठीक है, उसके बाद एक है जेट्रोफा। जेट्रोफा ये बायोडीजल बनाने के लिए इसकी खेती की जाती है। फल होते हैं इसके, ऐसे से फल लगते हैं, तो ये हमारे साइड भी काफ़ी होता है ये जेट्रोफा। उसके बाद अगर बात करें जिरेनियम की, तो जिरेनियम बेसिकली क्या होता है, ये सुगंधित तेल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये अफ्रीकी मूल का पौधा है। और अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो पेलरिगोनियम ग्रेवियोलेंस इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर एक और है, उसको हम भूल गए हैं कंसीडर करना, वो है चाय। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियों में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। अगर बात करें कितने में उगाई जाती हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है और लगभग 18 ब्लॉक विकास खंड यहाँ पे चाय की खेती का उत्पादन करते हैं। अगर बात करें कि कितने एरिया पे होता है, तो ये लगभग 1 हेक्टेयर पे यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 14 मार्च 2001 को। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना होती है 8 जून 2006 को। और कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना होती है दिसंबर 2000 में। ठीक है, कृषि विविधीकरण परियोजना कब से लागू हुई, तो राज्य में लागू हुई है मई 2001 से, और इसका जो कार्यालय है वो है देहरादून में। और किसान रत्न सम्मान की शुरुआत हुई 2010 से। तो किसानों को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए 2010 से किसान रत्न पुरस्कार की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, डेयरी विकास की अगर हम बात करें, इससे एक आधा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डेयरी, सबसे पहले यहाँ पर दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में होती है। ये 1949 में यहाँ पर दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब एक मिल्क पाउडर प्लांट है जो कि है हमारा उधम सिंह नगर में। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र ये है हमारा नैनीताल में। दुग्ध उत्पादों की ब्रांड उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, ये की जाती है आंचल ब्रांड नाम से पूरे उत्तराखंड में। तो उसके बाद अगर बात करें तो जो प्रदेश स्तर पर जो है हमारा, वो उत्तराखंड सरकारी डेयरी फेडरेशन है। उत्तराखंड सरकारी डेयरी फेडरेशन ये दुग्ध उत्पादों को इसकी कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करता है। और जो जिला स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और दुग्ध समितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दुग्ध प्रोडक्टों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद 2017 से यहाँ पे क्या चलाया जा रहा है, 2017 से यहाँ पे गंगा गाय नाम से गंगा गाय महिला डेयरी योजना यहाँ पे चलाई जा रही है योजना। ठीक है सर, तो इसमें आर्थिक अनुदान मिलता है यहाँ पर महिलाओं को। अगर भेड़ व पशु की बात करें, यहाँ पे पशुओं के लिए क्या हुआ है, पशुपालन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इनकी बात करें तो ये हुआ है एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004 या 5 में शुरू किया गया था। 2004-5 में शुरू किया गया था। 5 अंगोरा बकरी प्रजनन क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। ग्वालदम जो कि पड़ता है चमोली में, कोपरधार है टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लमगड़ा जो कि अल्मोड़ा में है, ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है, और एक है चंपावत में। अंगारा एक प्रजाति है जिसको सरकार क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है ऊन के क्षेत्र में। ठीक है, अगर बात करें राज्य में उत्पादित रेशम की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये हैं मलवरी, टसर, मूंगा और एरी। अब चलते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है प्रमुख नहरें। तो यहाँ पे प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, तो पहली नहर है ऊपरी गंगा जो हरिद्वार से निकलकर कानपुर तक जाती है। अगर बात करें तो ये सबसे पुरानी नहर है। निर्माण इसका कब होता है, 1842 से लेकर 1854 तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ चुके थे। उद्घाटन इसके लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया है और आधुनिकीकरण इसका 1983 में हुआ था। ठीक है, हरिद्वार के समीप से निकलती है ये, गंगा के दाहिनी छोर से हरिद्वार में निकलती है, हरिद्वार में निकलती है और गंगा के दाहिनी छोर से, ठीक है, राइट हैंड से। ठीक है, और कानपुर तक ये जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शारदा नहर प्रणाली। तो शारदा को, काली नदी को ही शारदा के नाम से जाना जाता है। ये जब हमने नदी तंत्र पढ़ा था तो ये वहाँ पे पढ़ा था, और ये कुमाऊं साइड में चंपावत में बहती है। ठीक है, चंपावत के बनबसा नामक जगह है से निकाली गई है और काली नदी पर है। निर्माण इसका पूर्ण होता है 1928 में। ठीक है, नेपाल सीमा पर ये है। ठीक है सब,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नानक सागर बांध परियोजना। तो ये नानक सागर बांध पर है और ये निकलती है नंदौर नदी से और नैनीताल व उधम सिंह नगर की सीमा पर ये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टिहरी बांध परियोजना की, तो टिहरी बांध परियोजना 1972 में इसका शिलान्यास होता है। जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो 2006 से 7 में ओपन हो जाता है और 1000 मेगावाट टोटल। अगर बात करें टिहरी बांध परियोजना में कितनी बिजली बनाई जानी है तो वो है 24,000 मेगावाट की। 1000 मेगावाट यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। 1000 अगेन टिहरी में ही बनेगी। टिहरी में 2 हैं और 400 बनेगी हमारी कोटेश्वर डैम में। ठीक है किस नदी के तट पर? भिलंगना और भागीरथी के तट पर। अगर हम बात करें तो ऊंचाई इस डैम की है 260.5 मीटर। और अगर कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यहाँ पे 2.70 लाख हेक्टेयर यहाँ पे हमारी कृषि भूमि सिंचित होने वाली है, इससे लाभान्वित होने वाली है इस परियोजना से। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर। इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसके फंड से एक चलाई जा रही है जलागम योजना। तो जलागम योजना ये पूछ सकता है जलागम योजना किसके द्वारा फंडित है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये योजना यहाँ पे चलाई जा रही है। महत्वपूर्ण वन लाइनर की अगर बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मृदा को कितने भागों में बांटा हुआ है? तो ये बांटा है हमारे 8 भागों में। और ये 8 भाग कौन कौन से हैं? जलोढ़ है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, पीट व दलदली, और लास्ट है हमारा लवणीय व क्षारीय मिट्टी। राज्य के अधिकांश वनीय भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो वनीय भाग है अधिकांश में हमारी भूरी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। तो जहाँ पे कम वर्षा होती है और हाई एल्टीट्यूड में कौन सी मिट्टी मिलती है? ये मिलती है छिछली मिट्टी। किस मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मैदानी मृदा पाई जाती है? तो मैदानी मृदा पाई जाती है 4000 मीटर से अधिक की हाइट पर, और इसका दूसरा नाम है एल्पाइन चारागाह मृदा। तो जो बुग्याल हैं बेसिकली वो हमारे इसी एरिया में होते हैं। राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज होता है? तो जो राज्य में कृषि पैमाना नापने के लिए होता है नाली व मुट्ठी। ठीक है, तो जो एक नाली होता है उसमें कितना एरिया कवर हो जाता है? उसमें हो जाता है 200 वर्ग मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें 50 नाली में हमारा कितना हो जाता है? 1000 वर्ग मीटर या 1 हेक्टेयर। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 1 हेक्टेयर जो भूमि होती है, 1 हेक्टेयर जो भूमि का नाप होता है उसमें कितनी नाली, वो कितने नाली के बराबर होता है? तो वो होता है 50 नाली के बराबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो वनों से लगी होती है उसे बुनिया कहते हैं, और गांव के जो समीप होते हैं उसे घर्या कहते हैं, और जो गांव और जंगलों के बीच होती है उसे कहा जाता है विचला, बीच की भूमि। राज्य के किस मंडल में अधिक कृषि भूमि है? तो अगर कृषि भूमि की बात की जाए तो ये है कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल में यहाँ पे सबसे अधिक कृषि भूमि है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कृषि से कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो 69.77% उत्तराखंड की आबादी आज भी कृषि से जुड़ी हुई है, और प्राथमिक क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन इसके बाद दूसरा नंबर है। इनका संबंध किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया? बिल्कुल उगाया, ये हमें पता है। उसके बाद इनका संबंध किस जनपद से है? तो ये है बेसिकली अल्मोड़ा से, और जो इस पौधे की हाइट थी वो था 6.6 मीटर, 21.64 फीट। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। गोलाई इसकी 3 फीट की थी और फैलाव था 8.2 फीट का। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चीज़ का पौधा इन्होंने उगाया था, तो वो था मिर्च का पौधा। भारत सरकार ने किस जनपद को लीची निर्यात जोन घोषित किया हुआ है? तो ये है हमारा देहरादून। किन जनपदों को छोड़कर सेब अन्य सभी जगहों पर पाए जाते हैं? तो बेसिकली ये तो अंडरस्टैंड वाला क्वेश्चन है कि बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र होगा वहीं पर तो नहीं होगा ना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर वो हैं हमारे मैदानी एरिया है, बाकी पूरे हिल में लगभग सेब हर जगह ही होता है। सर्वाधिक सेब बागान की अगर हम बात करें तो ये हैं उत्तरकाशी में। दिल्ली में इसे न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचा जाता है, और अन्य राज्यों में इसे हिमाचली ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। देसी नागपुरी, एम्फदर, लड्डू किसकी किस्में हैं? तो ये हैं हमारी संतरे की किस्में। उत्तराखंड को घोषित किया गया है एक जैविक राज्य। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका श्यामपुर देहरादून में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये है पशुलोक, जो कि है ऋषिकेश में। उसके बाद चारा बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो ये भी है पशुलोक व पंतनगर में। 2 चारा बैंक यहाँ पर हैं। पशुओं के रोगों की जांच व निदान हेतु प्रयोगशालाएं पौड़ी व नैनीताल में है।
राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो कुल 12.5% एरिया पर कृषि की जाती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लगभग 13% एरिया पर यहाँ पर कृषि की जाती है। राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई है 26 अप्रैल 2001 को, और पर्यटन वर्षन 1 तो मनाया गया 2001 को, एक मनाया गया 2015 को। ठीक है, पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। अल्मोड़ा व देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के कला व पर्यटन मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, इसे प्रमोट करने के लिए। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये शुरू की गई थी 1 जून 2002 को। और अगर आपको वीरचंद सिंह गढ़वाली की पूरी बायोग्राफी देखनी है तो उसको हमने अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसे विजिट करके देख सकते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी क्या थी। हेरिटेज गाँव के विकास के रूप में किसे सरकार डेवलप कर रही है? तो इसे कर रही है माणा गाँव जो कि चमोली में है, और जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में है। पर्यटन हब के रूप में किसे किया जा रहा है? ये है मोटाड गाँव व अंगोड़ा गाँव, ये दोनों ही हैं उत्तर काशी में। एक है कोटी इंद्रोली गांव, ये है जौनसार देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है चूनाखाल रामनगर में। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास ये सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में है। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा देहरादून में। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे, तो इनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज़ हमारी है नेक्स्ट, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट को रिव्यू करेंगे। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट को एक दिन में अगर हम 3 को रिव्यू करते हैं, 3 को कवर करते हैं, तो 4 दिन में हम यहाँ पे लगभग कवर कर चुके होंगे। तो 4 वीडियोज़ मुझे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी भी लंबी वीडियोज़ बनाने में थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। भले देखते हैं क्या होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए चैनल पे और लाइक कर दीजिए करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और PDF आपको सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।